कंपटीशन। ये हमारा पार्ट सेकंड है, इंग्लिश की पेडागोजी कर रहे हैं हम, और ये पार्ट सेकंड है। कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो 1 देख लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करा था। आज जो हम जहाँ से शुरू करने वाले हैं वो है लैंग्वेज स्किल्स। तो आप कोई भी भाषा सीखते हैं उसकी जो स्किल्स होती है उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और ये जो स्किल है ये आपसे पेपर में बार बार पूछी जाती है, डिफरेंट तरीके से पूछी जाती है। कैसे पूछी जा सकती है? पहला तो यही पूछा जाता है कि लैंग्वेज स्किल कितनी होती है। इंग्लिश में बेसिकली पूछा जाएगा तो 4 होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। उसमें भी ये पूछा जाता है इनका सीक्वेंस क्या होता है, तो इनका सीक्वेंस भी यही होता है। लिसनिंग, पहले जब बच्चा छोटा होता है तो सिर्फ सुनता है। सेकंड होता है स्पीकिंग, फिर थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है, देन रीड करना शुरू करता है, और सबसे एंड में राइट करना शुरू करता है। ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन चारों स्किल में सबसे डिफ़िकल्ट स्किल कौन सी है, तो सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल है वो है लिसनिंग। इसलिए बोलते हैं अगर आप एक गुड स्पीकर बनना चाहते हो तो आपको लिसनर बनना पड़ेगा। पहले आपको दूसरों की बात सुननी आनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स हैं वो 4 होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब हम इनके बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। यस, अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है। ठीक है, पूछा जाता है, ये रीडिंग के पार्ट हैं, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। Intensive reading involves learners reading in detail with specific learning aims and tasks. Intensive reading क्या होता है? Intensive reading में जो रीडर होता है वो कुछ स्पेशल डिटेल लेने के लिए किसी न किसी एम से जो है वो रीडिंग करता है। लाइक अगर मैं किसी बच्चे से बोल दूँ कि बच्चों आपको जितने भी वोवेल से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं उनको छांटना है इसमें से, तो बच्चे को मैंने एक टास्क दे दिया, एक एम दे दिया। उसका एम क्या है कि जो वोवेल से शुरू हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, वैसे वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। तो इसको बोलेंगे हम इंटेंसिव रीडिंग, जो कि किसी एम को, किसी टास्क को पूरा करने के लिए होगी। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ एन अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग इन विच long text and a large amount of material are read by the student for general understanding। इसमें क्या है, बच्चे लंबे लंबे आर्टिकल्स, लंबे लंबे जो चैप्टर्स होते हैं उनको पढ़ते हैं सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली वो कुछ समझ रहे हैं, कोई टास्क पूरा कर रहे हैं। इसमें जनरल अंडरस्टैंडिंग बनेगी और बच्चे को रीडिंग अच्छी करनी आएगी। तो इंटेंसिव रीडिंग का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक टास्क को लेकर रीडिंग करना, कुछ ढूंढना, कुछ खोजना, कुछ मन में, दिमाग में करने के, एम बनाने के बाद रीडिंग करना। और एक्सटेंसिव रीडिंग होता है खाली नॉर्मली ऐसे ही रीडिंग कर लेना। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। यस, तो साइट वर्ड्स। अब नेक्स्ट है हमारा साइट वर्ड्स। Sight words are the words that appear most frequently in our reading and writing। Sight words क्या होता है? Sight का मतलब ही क्या होता है? देखना। Sight words मतलब जो बार बार हमको दिखते हैं वर्ड्स। इसलिए हम क्या बोलते हैं, अगर आप 2 से 3 चैप्टर भी ढंग से पढ़ लोगे तो आपको इतना आ जाएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि चैप्टर में बताया क्या गया है। क्यों? क्योंकि बार बार वही सब जो वर्ड्स हैं वो रिपीट होते हैं। तो जो हमें बार बार दिखाई देते हैं वर्ड्स, साइट वर्ड्स, उनको ही बोलते हैं हम साइट वर्ड, क्योंकि वो हमको बार बार दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है स्कैनिंग। ठीक है, स्कैनिंग, टू लुक एट योर रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली अंटिल यू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो स्कैनिंग भी क्या होता है? स्कैनिंग, स्कैन करना, यानी डीप नॉलेज के, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना। स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स। यानी कि आपको कुछ स्पेसिफिक फैक्ट को देखना है, इसलिए आप स्कैन करके पढ़ोगे। ठीक है, वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ बोला है कि यहाँ जैसे हमें आता है ना अनसीन पैसेज में, कि इस अनसीन पैसेज में जो है जैसे अंडर का ऑपोजिट वर्ड दिया हुआ है वो छांट के लिखो।
तो हमको क्या मिल गया, एक स्पेसिफिक टास्क मिल गया। अब हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके ऑपोजिट वर्ड पे फोकस करेंगे और वर्ड्स पे नहीं करेंगे। तो स्पेसिफिक जो हमको फैक्ट मिला है उसको करके, जो टास्क मिला है उसको लेके उस ऑब्जेक्टिव को फिल करने के लिए जो हम करते हैं उसको बोलते हैं स्कैनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्कीमिंग। इन दोनों में डिफरेंस आता है, व्हाट इज स्कैनिंग और स्कीमिंग, और इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन भी आता है। तो स्कीमिंग क्या होता है, स्कीमिंग इज रीडिंग रैपिडली, तेज तेज से पढ़ना, इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू, सिर्फ जनरल ओवरव्यू के लिए। तो देखिए जो इंटेंसिव रीडिंग होता है ना, इंटेंसिव रीडिंग किसी स्पेसिफिक टास्क को लेके पढ़ना, वो तो होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग और इंटेंसिव रीडिंग दोनों एक जैसे होते हैं, और एक्सटेंसिव रीडिंग और स्कीमिंग दोनों एक जैसे होते हैं। यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ जनरल ओवरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम अपना पेपर करते हैं, पेपर में हमारा पैराग्राफ आता है, तो अगर पैराग्राफ छोटा होता है तो हम क्या है, एक बार उसको नज़र मार लेते हैं, हालांकि हम बार बार फिर से पढ़ते हैं जब हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, बट एक जनरल ओवरव्यू के लिए तो सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली जनरल ओवरव्यू के लिए पढ़ लेना होता है स्कीमिंग। और किसी स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढने के लिए, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, डीप मीनिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, हम स्कैनिंग करते हैं। आई होप आपको इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट तो सबको करना है, कमेंट करके बताना है आपको क्लास कैसी लगी, या फिर कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्टिव पेयर। कॉन्ट्रास्टिव पेयर्स कौन से होते हैं? अ कॉन्ट्रास्टिव पेयर्स ऑफ वर्ड्स इज अ पेयर ऑफ वर्ड दैट आर द सेम एक्सेप्ट फॉर अ कॉन्ट्रास्टिंग लेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये दोनों जो होते हैं ये सेम होते हैं, लेकिन इनमें जो लेटर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे टेक, टेप, टीम, डीम, कॉपी, एम्पल। ठीक है, जैसे कॉपी, एम्पल, टीम, डीम, टेक, टेप। तो जब हम इनको बोल रहे हैं इन पेयर्स को तो एक जैसे से लग रहे हैं, लेकिन इनका जो मतलब इनका लिखने का तरीका है वो अलग अलग है, जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग है, जो लेटर्स हैं वो अलग अलग है। इससे क्वेश्चन कैसे आता है? कॉन्ट्रास्टिव मिनिमल पेयर्स आर यूज्ड फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ, यानी कॉन्ट्रास्टिव जो पेयर्स होते हैं वो किस चीज़ में काम आते हैं हमारे? तो हमको प्रोनाउंसिएशन में काम आते हैं। कैसे? जैसे इससे हमें प्रोनाउंसिएशन आती है कि जैसे कि डी, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी, इस चीज़ में काम आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट होता है उसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं। कभी भी ये मत कहना कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, वो गलत है। अल्फ़ाबेट सिर्फ एक है, उसके अंदर 26 लेटर्स आए हुए हैं। तो जिस तरीके से 26 लेटर्स होते हैं जिसमें कि 5 वेवल्स होते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, लेकिन इनमें साउंड कितनी होती है? अगर 26 लेटर होते हैं तो साउंड भी 26 होनी चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, साउंड तो बहुत सारी होती है। कैसे? जैसे अगर मैं बोलूँ सी से कौन सी साउंड होती है, कौन सी आवाज़ आती है? तो क्या की जनरली कैट, कैमल, कैमरा। लेकिन सी से सै की साउंड भी तो आती है, जैसे सीमेंट, सिलेंडर, साइकिल, सर्कल। तो सी से 2 साउंड होती है, कै की और सै की। वैसे ही जी से जै की साउंड भी होती है और गे की साउंड भी होती है। जै की साउंड कब आती है? जैसे जिप्सम, है ना, जिराफ। और जी से नॉर्मली गे की साउंड तो आती है, गॉट, ग्रैप्स। तो वैसे ही काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स लेटर होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा साउंड है। एक तो सबकी है ही और एक से ज़्यादा साउंड, तो टोटल मिला के साउंड कितनी है? 44 साउंड्स है। उनमें से भी अगर आपसे पूछा जाए वोवल साउंड कितनी है, ठीक है, अगर उनमें से भी आपसे स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है वोवल साउंड कितनी है, तो 20 है वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड है 24। टोटल मिला के जो साउंड है वो है 44 साउंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिप्थोंग। ठीक है, आपने ये डीएलएड में पढ़ा भी होगा, जिन बच्चों ने डाइट करी हुई है या जो भी जेबीटी करी हुई है आपने, तो वहाँ पे ये हमने पढ़ाया गया था इंग्लिश में डिप्थोंग्स।
a sound formed by the combination of two vowels in a single syllable in which the sound begins as one vowel and move towards another। यानी कि दो वॉवल, एक ही उसमें वर्ड में दो वॉवल होते हैं और उनको जब हम पढ़ते हैं तो कैसे उनकी जो साउंड है वो दोनों की कंबाइन होकर बोली जाती है। जैसे COIN, ओ और आई एक साथ दो वॉवल है, कॉइन OE ऐसे करके साउंड आ रही है ना। जैसे O और U दो एक साथ वॉवल दिए हुए हैं, लाउड, साइड। तो जब दो वॉवल एक साथ बोले जाते हैं कंबाइन करके, उसको ही बोलते हैं डिप्थोंग। ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, डिप्थोंग। अब नेक्स्ट है, एक सेकेंड, अब नेक्स्ट है आर्टिकुलेटर्स। आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं? एनी वोकल ऑर्गन दैट टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पीच साउंड। आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं? आर्टिकुलेटर्स उनको ही बोलते हैं जो हम जब बोलते हैं ना तो हमारी जो साउंड होती है, जो हमारी स्पीच होती है, उसको प्रोड्यूस कराते हैं जो ऑर्गन। ठीक है, जैसे जीभ होती है हमारी, टंग, जैसे यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड होती है। तो ये जो भी ऑर्गन हमारे यूज़ में आते हैं उनको आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, हम जो बोलते हैं, सोचो हम कुछ भी बोल देते हैं ना एकदम से, इतनी सारी चीज़ें जो आप, ये डायग्राम आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इतनी सारी जो चीज़ें हैं, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं वो देखो, इतनी सारी चीज़ें वर्क करती है जो हम बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, हमको सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है होमोग्राफ। देखो इसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है कि भाई इतना डीप है, आपको ये वर्ड्स जो हैं उनको ध्यान में रखना है, ये होते क्या हैं। अब इनसे रिलेटेड जब हम थ्योरी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ आएगा, अच्छा वो जो थ्योरी है वो ऐसे यूज़ करनी है हमको। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जो ये पढ़ाया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे और उसको कैसे हमको टैकल करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है, अभी आप बस ध्यान लगा के सुनिए, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो लिख लीजिए ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो सके बाद में। अब नेक्स्ट है होमोग्राफ। होमोग्राफ इज़ अ वर्ड। होमोग्राफ क्या है? एक वर्ड है दैट शेयर्स द सेम रिटन फॉर्म एज अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। यानी कि इसमें क्या है, वर्ड्स दोनों सेम होते हैं लेकिन उनका मतलब दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे लेड और लेड। ठीक है, इसमें क्या है, एक तो लेड वो वाला लेड होता है जो मेटल होता है, नॉन मेटल होता है ना, और एक लेड जो मतलब जो एक होता है ना, लीड भी होता है, लीड वो भी है। ऐसे मतलब जो दो सेम है वर्ड होते हैं, स्पेलिंग सेम होती है बट उनका जो मतलब होता है वो अलग अलग होता है, उनको बोलते हैं होमोग्राफ। अब नेक्स्ट है होमोफोन। देखो जहाँ पे भी ये आपको वर्ड मिल जाए ना, फोन का मतलब ही होता है साउंड। फोन का मतलब ही क्या होता है? साउंड, यानी कि आवाज़। ठीक है, तो होमोफोन इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग। इसमें क्या होता है, बोलने में जब हम बोलते हैं, जब हम साउंड निकालते हैं तो साउंड तो ऐसे लगती है जैसे सेम हो, लेकिन जो इसकी स्पेलिंग होती है वो अलग अलग होती है और जो उसकी मीनिंग होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे कि टू और टू दोनों ही टू लग रहे हैं बोलने में, लेकिन एक का मतलब है दो और एक का मतलब है टू, यानी बहुत ज़्यादा, टू मच। ठीक है, आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर देखना, तभी आपको आगे का समझ आएगा। अब नेक्स्ट है होमोनियम। होमोनियम इज़ अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। अब इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, वर्ड भी दोनों सेम होंगे, प्रोनाउंसिएशन भी दोनों की सेम होगी, लेकिन मीनिंग अलग अलग होगा दोनों का। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मीनिंग सेम, मीनिंग डिफरेंट, स्पेलिंग भी सेम और बोलने में भी सेम। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। वाइल रीडिंग, यानी जब आप रीड कर रहे होते हो फॉर कॉम्प्रीहेंसिव, वी अंडरस्टैंड दैट सम पेयर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोग्राफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोग्राफ। यानी इनमें से कौन सा होमोग्राफ है ये बताना है।
जैसे कि लीड और लीड। तो इसमें क्या है, लीड यानी मेटल और लीड यानी डायरेक्शन, लीड करना। बोलते हैं ना कहीं घूमने जा रहे हैं कि तुम लीड करोगे, यानी तुम हमें डायरेक्शन दिखाओगे। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है पहला वाला। अब नेक्स्ट है, देख रहे हैं यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है, टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग, इट इज़ नॉन एज। यानी कि दो वर्ड हैं जिनकी जो साउंड है वो एक जैसी है और स्पेलिंग भी, बट मीनिंग अलग है। तो अभी हमने पढ़ा उसको क्या बोलते हैं, होमोनियम। क्या बोलते हैं, होमोनियम, होमोनियम बोलते हैं। अब नेक्स्ट है टॉप डाउन एंड बॉटम अप प्रोसेस। ठीक है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप प्रोसेस। तो टॉप डाउन क्या होता है, बॉटम अप क्या होता है, वो देखेंगे। टॉप डाउन में देखते हैं हम, इट मीन्स द यूज ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। टॉप डाउन यानी टॉप से डाउन, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है ना उसको ध्यान में रखते हुए जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करना। और बॉटम अप क्या होता है, इट मीन्स द यूज ऑफ इनपुट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। यानी जो हमारी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसमें क्या है, हम प्रीवियस नॉलेज को चेक नहीं करते हैं, इसमें हम कुछ जैसे नया सीख रहे हैं तो इसकी हमें प्रीवियस नॉलेज नहीं है, उसमें सिर्फ हम इनपुट्स को देखेंगे कि क्या हमने कितना इनपुट दिया है। टॉप डाउन में देखेंगे बैकग्राउंड नॉलेज कैन बी प्रीवियस, सिचुएशनल, कॉन्टेक्चुअल और स्कीमेटा, यानी कैसी भी हो सकती है। हो सकता है ऐसी हमारे पास पहले सिचुएशन आई हो सकता है वैसे हमें पहले हमने उस चीज़ के बारे में सुना हो, देखा हो, एक्सपीरियंस करा हो, कैसी भी हो सकती है प्रीवियस नॉलेज। पर बॉटम अप में क्या होता है, साउंड्स, वर्ड्स, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, ये सब होते हैं। ठीक है, जैसे साउंड होता है, साउंड से रिलेटेड हमें कोई प्रीवियस नॉलेज तो होगी नहीं। साउंड तो बच्चा पहली बार जब सीखता है तब वो साउंड ही सीखता है। ठीक है, टॉप डाउन, इन दिस अ लर्नर ट्राइज टू फॉर्म सेमेटिक एंड सिंटैक्टिक क्लूज देन मूव्स टू अदर मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। पहले बच्चा क्या है, प्रीवियस नॉलेज को अपनी नॉलेज से लिंक करेगा और उसके बाद कोई स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेगा। लेकिन बॉटम अप में क्या है, इन दिस टीचिंग स्टार्ट्स विद स्मॉल डिटेल्स। इसमें छोटी डिटेल से ही जो टीचिंग है वो शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि बच्चा नई चीज़ें सीख रहा है, छोटी छोटी चीज़ों से ही बच्चा बड़ी चीज़ों को सीख पाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग मीन्स फॉर्मुलेटिंग समवन एल्स आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स। तो पैराफ्रेजिंग क्या होता है, पैराफ्रेजिंग होता है किसी और ने कोई चीज़ बोल दी है उसको अपनी तरीके से समझाना, अपनी तरीके से लोगों के सामने पेश करना ही क्या होता है, पैराफ्रेजिंग होता है। ठीक है, इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जो खुद फील्ड में जाके लोग काम कर रहे हैं वो प्राइमरी डाटा है। बट जैसे मैं हूँ, अब हम सेंसस के अकॉर्डिंग मैं कुछ बता रही हूँ तो मैं बता दूंगी कि 2011 की अभी हम पढ़ते हैं, 2011 में जो सेंसस हुई थी, जो जनगणना हुई थी, उसमें जो मतलब पुअर पॉपुलेशन थी वो इतनी थी। तो इसमें मैंने क्या करा है, क्या मैंने कुछ खुद से कुछ खोजा है, कुछ करा है, नहीं। मैंने क्या करा है, जो पहले से चीज़ है, जो पहले से हो चुकी है सेंसस, अब मैंने सिर्फ उसका यूज़ करा है। यानी किसी और ने फॉर्मुलेट करा था बट मैंने उसको अपने वर्ड्स में समझाया, अपने वर्ड्स में बताया, उसको ही हम क्या बोलते हैं, पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे बता सकते हो कि आपको किसी ने स्टोरी सुनाई है ना। अब आपको किसी ने स्टोरी सुना दी, अब क्या है, आप अपने वर्ड्स में किसी और को स्टोरी सुनाओगे, तीसरे को, तो उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। या फिर जैसे आप मूवी देखने जाते हो, मान लो आप मूवी देखने गए हो, मैं नहीं गई हूँ, आप आके मुझे अगर बताओगे कि ये हुआ वो हुआ, अपने वर्ड्स में बताओगे, है ना, उसको ही क्या बोलेंगे, पैराफ्रेजिंग बोलेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है नोट टेकिंग। नोट टेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एंड प्लेटफॉर्म्स। नोट बनाना, नोट टेकिंग मतलब नोट्स बनाना, यानी डिफरेंट जो सोर्सेस है, प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन है, उसके नोट्स बना के प्रैक्टिस टाइप करना, उसको ही बोलते हैं। और ये सब यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से हमको आंसर देना है, सब बताऊंगी। बट एक बार जो ये टर्म है ना, इनको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। देखो नोट्स बनाते हैं ना हम, तो नोट्स बनाना है, ऐसे याद रखिए। टिप्स फॉर नोट टेकिंग। जब आप नोट टेक कर रहे हो, बना रहे हो, लिख रहे हो, तो उसके लिए क्या टिप्स हो सकती है।
राइट ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्लूज। मैं आपको वैसे भी बोलती हूँ, जब आप नोट्स बनाते हो ना अपने खुद के भी, तो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिखिए, क्योंकि कॉपी काली करने से कुछ नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं जो एक एक वर्ड को लिखेंगे, कोई 10 बार बता रहे तो उसको 10 बार। अरे भाई, तुमने एक बार लिख लिया, वही याद कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। तो कॉपी काली करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे बिठाओ, यहाँ पे बहुत कम लिखो, यहाँ पे सिर्फ वो पॉइंट्स लिखो जो आपको लगता है कि मैं शायद ये भूल जाऊँगा, तो बाद में मेरे रिवाइज़ करने के काम आएंगे, रिवीजन के काम होंगे। जितने शॉर्ट नोट होंगे ना, उतने ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट है यूज़ फ्रेज वर्ड एब्रीवेशन फॉर्म। एब्रीवेशन फॉर्म, जैसे कि मान लो आपको गवर्नमेंट लिखना है तो GVT लिख दो सिंपल, ठीक है। जैसे कि आपको डॉक्टर लिखना है तो सिर्फ DR लिख लो। एब्रीवेशन होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखना, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है। जैसे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में CTET जिसको हम बोलते हैं, लिख लेते हैं। तो एब्रीवेशन फॉर्म यूज़ करो इसको। और नेक्स्ट है फॉलो पैटर्न और डायग्रामेटिक फॉर्म और फ्लो चार्ट। 4 टाइप के बना दो जिसको आपको देखते ही खुद को ही समझ आ जाए, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो खुद को ही पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन आप कुछ डायग्रामेटिक फॉर्म में डायग्राम बना के कुछ लिखते हैं तो एकदम से समझ आ जाता है कि अच्छा ये ऐसे था। अब नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड। अब मेथड देखेंगे। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? एकदम डायरेक्ट पढ़ाना। द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग विच इज़ समटाइम्स कॉल्ड द नेचुरल मेथड। उसको नेचुरल मेथड भी बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपकी मदर टंग हिंदी है, तो क्या उसको पढ़ाने के लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी? डायरेक्ट आपने क्या है, डायरेक्ट आपने सुना, सीखा और बोला। एंड इज़ ऑफन यूज इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। फॉरेन लैंग्वेजेस को सिखाने के काम आता है। रिफ्रेन्स फ्रॉम यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज एंड यूजेज ओनली द टारगेट लैंग्वेज। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमको लैंग्वेज सीखनी है ना, टारगेट लैंग्वेज जो है हमारी, उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिससे कि हमको पढ़ाया गया है हम लोगों को बचपन में। इन ग्रामर ट्रांसलेशन क्लासेस स्टूडेंट लर्न ग्रामेटिकल रूल्स एंड देन अप्लाई दोज रूल्स बाय ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस बिटवीन द टारगेट एंड द नेटिव लैंग्वेज। यानी मान लो किसी की नेटिव लैंग्वेज, किसी की मदर टंग हिंदी है, अब उसको सीखनी है इंग्लिश, ठीक है। जैसे हम लोगों की मदर टंग हिंदी थी लेकिन हमको इंग्लिश सीखनी है, तो हमें कैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से समझाया गया। हर चीज़ को ट्रांसलेशन मेथड से समझाएगा, तो इसलिए हमारी फ्लुएंसी अच्छे से नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि हम हर चीज़ को ट्रांसलेट करने के बारे में सोचते हैं, और उससे क्या है, हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फ्लुएंसी क्या होता है? एकदम फ्लो में बोलना, ठीक है। अब नेक्स्ट है लैक। लैक की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि इंटीग्रेटेड लैंग्वेज टीचिंग विद अदर सब्जेक्ट इन द सेम क्लासरूम। इसका मतलब क्या होता है? लैक को यूज़ करना चाहिए, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी जो भाषा है ना उसको पूरे करिकुलम में आप यूज़ करो। कैसे बच्चों को नहीं आएगी भला? तो इसलिए क्या है, अब जो मैथमेटिक्स है उसमें आप देखोगे वर्ड प्रॉब्लम आती है बहुत सारी, इंग्लिश में लिखा रहता है, तो उसमें क्या है, बच्चा एक तरीके से लैंग्वेज भी सीख रहा है। मैथ के साथ, EVS के साथ बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है। लैंग्वेज में तो लैंग्वेज सीख ही रहा है, मैथमेटिक्स में लैंग्वेज सीख रहा है। तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हम इंटीग्रेट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज के साथ स्पेशली। यहाँ से क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था लैक आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है, यानी 4 आंसर इसका सही हो जाएगा। 4 आंसर सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा होगा वो भला कैसे सही कर देंगे? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। लैक स्टैंड फॉर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। अब इन्होंने बता दिया कि ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इट मीन्स, अब हमें बताना है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? यूज़ द लैंग्वेज, जो हमारी भाषा है उसको वैरायटी कंटेक्स्ट में यूज़ करना, यानी डिफरेंट सोर्सेज में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इंटीग्रेट करके चीज़ों को पढ़ाना, ठीक है। तो पहला ही वाला सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क हर लर्नर, जो कि 7th क्लास में एक बच्चा है, एक टीचर है जो कि 7th क्लास के एक बच्चे से पूछता है हिस्ट्री की बुक में, फाइंड अ थीम विच कैन बी कनेक्टेड विद इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट फॉर राइटिंग एंड एसे। यानी एक ऐसी थीम बताओ जिससे कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है उससे आप लिंक करते हुए एक एसे लिख सको, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस प्रैक्टिस नॉन एज? इस प्रैक्टिस को हम क्या बोलेंगे? लैंग्वेज एंड सोशल साइंस। एक सेकेंड,
लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लैंग्वेज इन लर्निंग, या फिर लैंग्वेज एंड हिस्ट्री इंटीग्रेटेड लर्निंग। बताइए क्या बोलेंगे। लैंग्वेज एंड हिस्ट्री की बात चल रही है, दोनों को इंटीग्रेट पढ़ाने की बात चल रही है, और लैंग्वेज की बात चल रही है, इंग्लिश में आपको लिखना है। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा, फोर्थ विल बी आवर आंसर। अब नेक्स्ट है मल्टीलिंग्विस्ट। इस पर बहुत फोकस करा हुआ है, जो हमारा नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, उसमें भी इस पर बहुत फोकस करा गया है। नया NCF जो है उस पर भी मल्टीलिंगुअल। पहले क्या बोला जाता था, बच्चे को बाइलिंगुअल ही पढ़ाओ, बाइलिंगुअल होना चाहिए, बाइलिंगुअल यानी 2 भाषा में नहीं पढ़। लेकिन अब बोला हुआ है कि नहीं, कम से कम बच्चे को 3 भाषा तो आनी ही चाहिए। अपनी नेटिव सेकेंड लैंग्वेज तो इंग्लिश है ही, और कोई एक थर्ड लैंग्वेज भी आनी चाहिए। इसलिए अब क्या हुआ है कि हर किसी स्कूल में कंपलसरी कर दिया थर्ड लैंग्वेज को पढ़ाना, चाहे वो संस्कृत हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है, ठीक है। तो मल्टीलिंग्विज्म, मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारी, लिंग्विस्ट यानी भाषाएं। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मल्टीलिंग्विज्म means using the languages of learner as a strategy for teaching learning of languages and content subjects। यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत सारी ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ करना, जिससे कि बच्चा जो है वो वर्ल्ड के साथ आगे बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस को सीखेगा, ज़्यादा कम्युनिकेशन कर पाएगा, ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर पाएगा, ठीक है। तो मल्टीलिंग्विज्म आप जहाँ पे भी देखते हो ये आपका आंसर होता है। मैं आपको कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स भी कराऊंगी कि पॉजिटिव वर्ड्स जो आपके आंसर होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म, डाइवर्जेंट, मल्टीलिंग्विज्म, ये पॉजिटिव वर्ड है, जहाँ पे भी आ जाता है ना वही आंसर होता है, ठीक है। मल्टीलिंग्विज्म इज एन एसेट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज इट मेक्स द लर्नर्स मोर अडेप्ट एट लैंग्वेज लर्निंग। ये क्या है, मल्टीलिंग्विज्म बच्चों को बहुत ज़्यादा अडेप्ट बना देता है, यानी वो हर किसी सिचुएशन में अडेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिचुएशन के हिसाब से ढलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान है। लैंग्वेज जिससे सिर्फ लैंग्वेज ही थोड़ी ना सीखता है बच्चा, बहुत सारी अलग चीज़ें भी सीखता है। मल्टीलिंग्विज्म इनहेंस इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। अब ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो उससे हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं हम, और हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये इतने सारे जो है मल्टीलिंग्विज्म के फ़ायदे होते हैं, इसलिए इसको बहुत ही पॉजिटिवली देखा जाता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। द मोड ऑफ यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज टू टीच सम एकेडमिक कंटेंट वाइल प्रोवाइडिंग एडिशनल L2 इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। देखो, एक तो नेटिव लैंग्वेज है, एक दूसरी लैंग्वेज का हम यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइलिंगुअल। 2 ही तो भाषा हुई, एक हमारी नेटिव और एक दूसरी, तो उसको बाइलिंगुअल। अगर किसी तीसरी भाषा की बात चल रही होती तो वो क्या हो जाता, मल्टीलिंगुअल हो जाता, ठीक है। वो क्या हो जाता, वो हो जाता हमारा मल्टीलिंगुअल। अब नेक्स्ट है BICS, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। BICS की फुल फॉर्म हो जाएगी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। हर किसी के अंदर ये नहीं होती है, किसी और से कम्युनिकेशन करने की स्किल, उतना कॉन्फिडेंस। तो ये BICS का मतलब ही ये होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, रेफर टू लिंग्विस्टिक स्किल नीडेड इन एवरीडे सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन। यानी कि अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, आप शॉपिंग भी करने जा रहे हैं, तो आप जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो कितना इफ़ेक्टिव तरीके से कर पा रहे हैं, उसको ही बोलते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। अब आपको पता है, आप जैसे किसी मार्केट में जाओगे, मान लो आप CP गए हो, ठीक है, कनॉट प्लेस, वहाँ की आपने पालिका बाज़ार जो फेमस है आपने सुना होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं। तो बेसिक इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है ना, वो तो जो शॉपकीपर होते हैं उनको भी आती है। वो कम्युनिकेशन करके कैसे ना कैसे ही अपनी जो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर देते हैं और अपने सामान को बेच लेते हैं। तो वैसे ही हर किसी बच्चे में एटलीस्ट बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल तो हो, वो हिचकिचाए ना, वो ओवर कॉन्फिडेंट अंडर कॉन्फिडेंट फील ना करे, ठीक है। तो ये इसको ही बोलते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा,
एक सेकेंड, यस, BICS को किस टाइप से हम देख सकते हैं। देखो सबसे ऊपर है कॉग्निटिवली अनडिमांडिंग, ठीक है, नीचे है CALP यानी कॉग्निटिवली डिमांडिंग, ठीक है। तो कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, ब्रेन, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, ब्रेन, ठीक है। जैसे एग्जांपल टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन होती है, इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में काफ़ी सारे लोग कर लेते हैं क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं वो, और उसमें फ़ोन पे क्या होता है, आप कहीं से देख के भी मतलब कर सकते हो, है ना, कहीं से देख के लिख लिया आपने, मान लो इस टाइप के मेरे को वर्ड यूज़ करने हैं या ऐसा कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है फेस टू फेस कन्वर्सेशन। ये जो होती है ना, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है बिकॉज़ यहाँ पे आपको हेजिटेशन फील होती है, अगर आपको डर रहता है मैं कैसे कर पाऊँगा, सही से बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, इंडियाज़ लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज़ नॉन एज, यानी कि भारत में जो एजुकेशन पॉलिसी में अपनाया गया है वो कौन से फॉर्मूले को अपनाया गया है, तो वो अपनाया गया है 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज, वही पहली नेटिव लैंग्वेज, बच्चे को अपनी रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, दूसरा सेकंड लैंग्वेज जो कि इंग्लिश को हमारा दर्जा दिया गया है सेकंड लैंग्वेज का वो, और अब एक थर्ड लैंग्वेज भी बच्चे को आनी चाहिए, चाहे वो संस्कृत हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है, जापानीज़ हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है। काफ़ी सारे स्कूल में फ्रेंच और स्पेनिश लेके आ गए हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं उससे, क्योंकि 3 लैंग्वेज फार्मूला हर किसी स्कूल में आएगा, तो काफ़ी सारे स्कूलों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए आई होप इतना बहुत है, अब आप इतना भी ज़्यादा लोड नहीं ले पाएंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं, ठीक है, जिससे कि आप इजीली अच्छे से पढ़ लो और उस चीज़ को रिवाइज़ कर लो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। देखो मैं 2 घंटे की यहाँ पे मैराथन ले आऊँ, जैसे मैराथन क्या होता है, आप जब देखते हो सुनते हो तभी आपके दिमाग में रहती हो और आप फिर भूल जाते हो, तो भूलने वाला काम हम करते ही नहीं है, 2 नंबर का काम नहीं करते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या है, हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे, बट इतना समझेंगे कि अगर पेपर में यहाँ से हमारे क्वेश्चन आ रहा है जो कि यहीं से आता है, तो वो ना हम गलत करके आएँ, ठीक है। तो आप इसको 1 से 2 बार देखना, नोट्स बनाना, कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके बताना, अगर समझ आए तब भी कमेंट करके बताना कि यस मैम हमको समझ आ रहा है। फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है वो कमेंट बॉक्स में ऊपर ही लिंक दिया होगा, पिन कर दूंगी मैं, वहाँ से देख लेंगे, और बाकी आपके कोई भी डाउट, कोई आपको बोलना है आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।